हो रही एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया, विभिन्न स्टेट्स के जो हैं क्या है पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, नेट है ना, आपके सामने टेट होगा, सीटेट होगा, ये सब एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसका आधार क्या होता है? एनसीईआरटी होता है। दोस्तों, आपका अल्टीमेट ऑडियो बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 10 की एनसीईआरटी, जिसका टाइटल है समकालीन भारत 2। आज हमारा जो चैप्टर है, अध्याय होगा, वो 6 है। ये है विनिर्माण उद्योग। आज हम बात करेंगे विनिर्माण उद्योग के बारे में। स्टार्ट करते हैं, आइए। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वो हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीजें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके, और जानते हैं आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये जानना जरूरी होगा कि कौन सा उद्योग में कौन से कच्चे माल का इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ कौन से उद्योग भारत में पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्त्र निर्माण कहा जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रीज, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो निर्माण है, विनिर्माण। क्या आप जानते हैं कागज किससे बनता है? लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात, लौह अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। अब ये द्वितीय कार्य क्या है? ये क्या है कि ये आर्थिक जो गतिविधियां हैं प्राइमरी, द्वितीय, तृतीय में बांटी गई हैं। प्रथम, है ना, तो प्रथम के बाद क्या होता है? प्रथम तो आपका एग्रीकल्चर से संबंधित हो जाएंगे, उससे एलाइड। लेकिन जब आप विनिर्माण उद्योग में आते हैं तो वहां पर द्वितीय होता है, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय कार्यों। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है। चलिए, द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील कार्य, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, यानी बैकबोन। ठीक है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग के न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। किस पर हमारी निर्भरता कम हो रही? कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, जिसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, तथा गरीबी, पॉवर्टी, उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अच्छा, क्या हुआ? जैसे आप फॉर एग्जाम्पल शुगर का देख लेते हैं, चीनी बनती है। चीनी क्या होती है? हमारे यहाँ गन्ना पैदा होता है भारत में। गन्ना पैदावार में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सारे के सारे स्टेट अग्रणी हैं, जो कि हमने कृषि में बात की थी। अब इस गन्ने से क्या होता है कि चीनी का उत्पादन किया जाता है। कुछ चीनी हमारे देश में रह जाती है जो हम लोग उपभोग करते हैं, तथा कुछ चीनी दूसरे देशों को जाती है। जब ये दूसरे देशों को जाती है, वो चीनी एक्सपोर्ट होकर, तो क्या होता है कि हमें वहां से क्या मिलता है? विदेशी मुद्रा भंडार मिलता है, यानी कि डॉलर मिलते हैं हमें। तो वो क्या होता है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? अब यहाँ पर देखते हैं, ये लाइन को, स्टेटमेंट को समझिए आप। जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है, यानी कपास उगाया जाता है।
ठीक है, खेत में कपास उगाया गया तो ये तो एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गई। उसके बाद कपास से आप जो कॉटन का कहते हैं शर्ट पहन रहा हूँ, तो ये शर्ट जो कॉटन की बन रही है ये कहाँ बन रही है, ये इंडस्ट्री में बन रही है, उद्योग में बन रही है। तो जब ये उद्योग में बनेगी तो ये क्या होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि अगर प्राइमरी से सेकेंडरी, प्राथमिक से द्वितीयक को अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा तो ये शर्ट आप कैसे पहनोगे, है ना, किसकी, कॉटन की, सूती वस्त्र। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उदाहरण, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। दूसरी तरफ अगर देखें जो यहाँ बताया जा रहा है, जैसे कि आपको कृषि में खेती करनी है, खेती करने के लिए आपको जुताई करने की आवश्यकता है, जुताई के लिए आपको ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये ट्रैक्टर कहाँ से आएगा, ये ट्रैक्टर क्या आएगा, ये विनिर्माण उद्योग से आएगा। ये विनिर्माण उद्योग कहाँ से आएगा, जो माइनिंग की जा रही है, लोहा निकाला जा रहा है, लोहा ऐसा है, यानी कि सारे के सारे सेक्टर एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप खेती करेंगे तभी तो आप वहाँ से क्या करेंगे, कॉटन का प्रोडक्शन करेंगे, कपास का। जब कपास इंडस्ट्री में आएगी तो सूती वस्त्र बनेंगे तो आप पहनेंगे। इस तरीके से एक दूसरे के ये पूरक हैं। अब बात करते हैं, इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितना है। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण उद्योग का केवल योगदान 27% से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्योग से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। आइए बात करते हैं औद्योगिक अवस्थिति की क्या स्थिति है अभी, उसके बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों, उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, लेबर, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। यानी कि अगर आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, ठीक है, फिर उसके बाद लेबर होना आवश्यक है। आपके पास अगर श्रमिक नहीं है तो कैसे काम चलेगा, लेबर। फिर उसके बाद आपके पास कैपिटल यानी कि पूंजी। जब आपके पास कैपिटल होगी तभी तो आप कोई इंडस्ट्री लगाओगे। उसके बाद में शक्ति यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब आपने कोई मान लो उद्योग लगा तो लिया, लेकिन वहाँ पर आपके पास बिजली नहीं तो वो चलेगा कैसे, तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद अब आपने रॉ मटेरियल से एक मटेरियल बना लिया, शर्ट बना लिया मान लो कॉटन से, लेकिन इसको बनाने के लिए, बेचने के लिए आपको मार्केट की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, सारे के सारे औद्योगिक अवस्थिति के एक तरीके से क्या करते हैं, फैक्टर्स हैं, कारक हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई भी इंडस्ट्री लग जाती है, ये इंडस्ट्री लग गई, शुगर इंडस्ट्री अगर लग गई है, तो यहाँ पे इसके आसपास क्या होगा कि लोग रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे। जब कर्मचारी रहने लगेंगे तो उनके बच्चे होंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, तो क्या होगा, एजुकेशन की व्यवस्था हो जाएगी, स्कूल खुलेंगे। फिर इनके लिए मेडिकल फैसिलिटी यानी स्वास्थ्य के लिए तो क्या होगा, अस्पताल खुलेंगे। फिर यहाँ पर उनकी दैनिक उपभोग की वस्तुएं होंगी, जिससे कि दुकानें बनेंगी। तो दुकान क्या होंगी, एक मार्केट का रूप ले लेंगी। इस तरीके से क्या होता है, अर्बनाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, शहरीकरण बढ़ने लग जाता है। इस प्रकार औद्योगिक तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिन्हें समूहन बचत
एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ क्षेत्रों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठभूमि से घिरे थे। हिंटरलैंड पृष्ठ प्रदेश यानी हिंटरलैंड से घिरे थे। अब उद्योग और बाजार संबंध में हम यहाँ पर चित्र देख लेते हैं। पहले उद्योग बाजार संबंध, इसके बाद आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उद्योग बाजार संबंध में निवेश है, यानी आपने कोई पूंजी लगाई, कच्चा माल तथा उसके घटक। अब जैसे अभी हमने आपको उदाहरण दिया। फिर उत्पादन घटक में क्या है, भूमि है, यहाँ पर लैंड की जरूरत पड़ेगी आपको, तभी तो आपको इंडस्ट्री लगाएंगे। उसके बाद श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, यानी कि आपके पास अगर पैसा तो है, पूंजी भी, आपको श्रम भी मिल जाएगा, लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके अंदर साहस अगर नहीं है तो आप कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। साहस किस प्रकार का, आपको घाटा हो जाए या लाभ हो, इस तरीके का साहस होना चाहिए आपके अंदर, अवसंरचना। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। फिर आपका कारखाना तैयार माल उत्पाद हो जाएगा, फिर परिवहन लगाएगा और बाजार को ये जाएगा। फिर यहाँ से आपके पास पूंजी आएगी, जो पूंजी आपकी बचत होगी, लेबर्स को देंगे, वो लगेगा। फिर उसके बाद पुनः आप इस इंडस्ट्री में इसको लगा देंगे, है ना। इस तरीके से एक ये चक्र चलता रहता है। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उद्योग की आदर्श अवस्थिति क्या होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए, ये है। पहली बात तो करेंगे, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत देखी जाएगी। फिर उस स्थान पर उत्पादन की लागत देखी जाएगी। फिर उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय देखा जाएगा। उत्पादन के वितरण की लागत, यानी कि एक ऐसा आपको प्लेस लेना है जहां पर आपको सारी की सारी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध हो जाएंगी, तो आपको फायदा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बात करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण कैसे हो, ये महत्वपूर्ण कारक है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ इत्यादि। यदि हम इस विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम कृषि आधारित यानी एग्रीकल्चर बेस पर है। तो क्या यहाँ पर है, हमने आपको बताया था, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। अगर आप कहीं किसी को वहां जाए आके कोई आजकल आपसे चाय या कॉफी ना पूछे तो आपका मुंह बन जाता है ना, आप नाराज हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसको आप एक उद्योग के रूप में देख सकते हैं। फिर बात करते हैं खनिज आधारित लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन इत्यादि। पूंजी निवेश के आधार पर अगर हम इनको विभाजित करते हैं तो होंगे, एक लघु उद्योग की परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व का देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि, ये क्या है, सरकार के हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी इंडस्ट्रीज। तो ये क्या है, एक निजी क्षेत्र की इंडस्ट्री है। संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, यहाँ लेने जाते हैं आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे है तो सहकारी उद्योग। अब
जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग आदि सहकारी उद्योग हैं। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि, हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिया होगा, तो क्रियाकलाप में आपको क्या करना है कि कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को 2 वर्गों में विभाजित करना है, जैसे तेल, बुनने की सलाई, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियाँ, सिलाई मशीन, पोत निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश, मोटर गाड़ी, ये काम आपको करना है। अब बात करेंगे हम कृषि आधारित उद्योग की, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। वस्त्र उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों की को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित था। ठीक है, कहाँ पर था? महाराष्ट्र और गुजरात, जहाँ पर क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि हमने बात की थी अभी एग्रीकल्चर में, ब्लैक सॉइल, वहाँ पर क्या है, कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, कपास की उपलब्धता, बाजार परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। यानी यहाँ पर एक क्या है, रोजगार उपलब्ध हो रहा है लोगों को। किसके माध्यम से? एक सूती वस्त्र उद्योग के माध्यम से या वस्त्र उद्योग के माध्यम से। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसीदकारी आदि के बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, बड़े लेवल का, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया, इसके बारे में आप सोच के लिखेंगे। यहाँ पर भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। यानी कि भारत इनको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारी देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। हमारे देश की क्या है, यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। 1/4 भाग है पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयां ही हैं, जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। आइए ऊपर देखते हैं, कुछ दिया हुआ, यहाँ पर चित्र दिया हुआ एक वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद। यहाँ पर क्या है,
स्टार्टिंग में आप देखेंगे रेशा उत्पादन, फिर उसके बाद धुनाई कताई, फिर उसके बाद बुनाई होती है, फिर रंगाई व परिष्करण होता है, फिर वस्त्र विनिर्माण होता है। ये कच्चे रेशा उत्पादन कहाँ से होता है? कच्चा रेशा मिलेगा तब रेशा उत्पादन होगा। धुनाई कताई किसकी में होगी? सूत में होगी। बुनाई किसकी होगी? कपड़े की होगी। फिर रंगाई व परिष्करण क्या होगा? इससे वस्त्र और गारमेंट बनकर तैयार हो जाते हैं। पहला सफल सूती उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पहला उद्योग कहाँ पर लगा था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। यूरोप तो विश्व युद्धों से जूझ रहा था, भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप लिखिए। क्या है? हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक? जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि है। बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक सूती वस्त्र तथा रेशम वस्त्र उद्योगों का वितरण दिया हुआ। भारत का एक मानचित्र है यहाँ पर दिया हुआ। भारत वस्त्र उद्योग एक मानचित्र दिया हुआ आपके सामने है। पहले इसके इंडेक्स के बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ पर ब्लैक सर्कल है, यहाँ पर गुलाब को मिलेगा, ये सूती वस्त्र है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ऊनी वस्त्र ये रेड कलर का होगा और उसके बाद रेशम है, इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा। स्टार्ट करते हैं हम ऊपर से जी। यहाँ देखें, देखिए यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी। बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग में आपको क्या होगा? रेशम वस्त्र उद्योग भी दिखाई दे रहा होगा। साथ में श्रीनगर में आपको यहाँ पर ऊनी वस्त्र भी दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि आप जब भी बात करते हैं कश्मीरी शाल, है ना, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में क्या है? ऊनी वस्त्र अमृतसर और लुधियाना में बनाए जाते हैं। यहाँ पर इसकी इंडस्ट्रीज हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में आते हैं मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद में आपको सूती वस्त्र उद्योग मिलेगा। वहीं शाहजहाँपुर में आपको ऊनी वस्त्र उद्योग मिलेगा और कानपुर में उत्तर प्रदेश में क्या मिलेगा? दोनों ही मिलेंगे, सूती और ऊनी वस्त्र। अब वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी में आपको रेशम वस्त्र उद्योग मिलेगा, जहाँ पर आपको बनारसी साड़ियाँ मिलती हैं। फिर मिर्जापुर में आपको ऊनी वस्त्र उद्योग भी देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया? उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब यहाँ पर पानीपत हरियाणा की बात करें और गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर ऊनी वस्त्र भी बनाए जाते हैं। बीकानेर और जयपुर वैसे हैं तो गर्म जगह पर, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऊनी वस्त्र उद्योग पाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में अहमदाबाद में दोनों उद्योग हैं, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। राजकोट में आपको सूती वस्त्र मिलेगा, जामनगर में आपको क्या मिलेगा? ऊनी वस्त्र मिलेंगे। उसके बाद पोरबंदर में आपको सूती वस्त्र उद्योग दिखाई देगा, वडोदरा में भी सूती वस्त्र उद्योग होगा और सूरत में भी सूती वस्त्र उद्योग है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो उज्जैन, देवास और इंदौर, इन तीनों जगहों पर क्या है? सूती वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जलगांव, वर्धा, औरंगाबाद, पुणे और मुंबई, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है तथा मुंबई में ऊनी वस्त्र उद्योग भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर आ जाए नीचे मैप में, तो कर्नाटका में बेंगलुरु में आपको दो उद्योग दिखाई दे रहे होंगे, ऊनी वस्त्र उद्योग और रेशम उद्योग। कोलार यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी क्या है? रेशम वस्त्र उद्योग पाया जा रहा है। मैसूर में भी रेशम वस्त्र उद्योग है। चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर पाया जाता है। मदुरई तमिलनाडु में यहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग है और कोयम्बटूर यहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? आपको वेस्ट बंगाल में दिखाई देगा और बाकुर, तो यहाँ पर क्या है? आपको मुर्शिदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग दिखाई देगा था, रेशम का भी साथ साथ में दिखाई दे रहा होगा। हावड़ा और हुगली इन जगहों पर सूती वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं था। बांकुरा में आपको रेशम वस्त्र उद्योग दिखाई दे रहे होंगे इसमें में। तो ये क्या था? एक तरीके से वितरण था सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशम उद्योगों का भारत में। अब बात करेंगे पटसन उद्योग की। पटसन उद्योग क्या है? यहाँ पर हम आते हैं। पटसन भारत
पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कौन उत्पादक है सबसे बड़ा? भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। देखो, निर्यात सबसे ज्यादा कौन करता है? बांग्लादेश करता है और उत्पादन में भारत आगे है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80% उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला स्थित है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देखते हैं पहले। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश में चला गया। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण है। कौन से पटसन उद्योगों की? पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संशोधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कारण है ये यहाँ पर हुगली नदी के तट पर स्थित है, तो आप यहाँ पर इन सारे कारणों को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्तुओं से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है तथा मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव न्यूनीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है ना, तो इसलिए इनकी तरफ आपका क्या हो रहा है? ध्यान आकर्षित हो रहा है लोगों को। अब बात करेंगे चीनी उद्योग की, शुगर इंडस्ट्रीज। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। यानी प्रथम कौन है ये आप बताइए, आपको ज्ञात होना चाहिए। लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है अर्थात सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आप इसके बारे में बताइए। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, यानी कि ये पूरे साल तो चलता नहीं है, कुछ समय के लिए रहता है ना। पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई यानी कि बैगास का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग की। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? चलिए बात करते हैं लोहा तथा इस्पात उद्योग की। लोहा तथा इस्पात उद्योग को एक आधारभूत बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरों पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात भारी उद्योग हैं, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 है। यह प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना का जो अनुपात होता है वो लगभग कितना होता है? 4:2:1। 4 कौन हो गया? लौह अयस्क हो गया,
2 कौन हो गया कोकिंग कोल हो गया, और 1 कौन हो गया ये चूना पत्थर। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज का कुछ मात्रा भी आवश्यक है। यानी कि इस्पात कैसे कठोर होगा, तो इसके लिए मैग्नीज की कुछ मात्रा आवश्यक होती है। इस्पात उद्योगों को आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यह याद रहे कि इसमें निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। वर्ष 2019 में भारत 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादक के रूप में दूसरे स्थान पर था। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2019 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 74.3 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 229.3 किलोग्राम थी। अब यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, चार्ट टाइप में। तो इसको क्या है, इस्पात निर्माण प्रक्रिया यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन होता है। फिर झोंकदार भट्टी में इसको डाला जाता है। लौह इसका गलाया जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। यानी अभी हमने बात की थी कोक, है ना, तो यहाँ पर कोक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ढलवा लोहा, तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है जिसमें ढलवा लोहा तैयार होता है। फिर इसे इस्पात बनाना। ढलवा लोहे का पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। फिर इसको बाद क्या किया जाता है, धातु को आकार दिया जाता है। रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई की जाती है। इस प्रकार से क्या होता है कि इस्पात निर्माण होता है। यहाँ पर एक तालिका दी हुई, भारत में कुल इस्पात उत्पादन 2015-16 की बात करें तो यहाँ पर 106.60 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। और फिर यहाँ पर 2017-18 में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हुआ था 126.85 मिलियन टन में। फिर 2019 और 20 में घटकर ये 102.62 मिलियन टन रह गया था। इसका स्रोत क्या है, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है? इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। थोड़ा ऊपर बात कर लेते हैं। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग किया जाता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। यह एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक प्रक्रिया की जाती है। तो इससे पहले हम मानचित्र देख लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, रुक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, भारत में लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंसंट्रेशन जो होगा इन उद्योगों का, मोस्टली कुछ ही जगहों पर ये आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर बर्नपुर है, दुर्गापुर, यानी कि वेस्ट बंगाल में मिलेगा आपको, झारखंड में मिलेगा, और झारखंड में बोकारो, जगदीशपुर और राउरकेला है, उड़ीसा में मिलेगा। फिर भिलाई छत्तीसगढ़ में मिलेगा, विशाखापट्टनम मिलेगा आंध्र प्रदेश में, विजयनगर और भद्रावती ये आपको कर्नाटका में मिलेंगे। सलेम ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये तमिलनाडु में। ये यानी कि इसी बेल्ट में ये संकेंद्रित है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी अभी मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है, यानी कि जितना वो उत्पाद करता है उतना ही उसे खा जाता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। क्यों है, अभी हमने बात की। तो यहाँ पर आपको ये अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां दिखाई देंगी। इनमें कौन कौन सी होंगी, लौह अयस्क की कम लागत क्योंकि वहीं पर उपलब्ध है, उच्च कोट के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यदि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है तथा हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं, इसके
निम्न कारण है। कौन कौन से? क, उच्च लागत था कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, यानी हमारे पास कोयला तो है लेकिन कोकिंग कोयला नहीं जिसका हम इस्तेमाल कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा। ख, कम श्रमिक उत्पादकता, हमारे पास क्यों कम श्रमिक उत्पादकता है? इसके लिए क्या है कि कुशल श्रमिक नहीं है हमारे पास, है ना, स्किल्ड लेबर जिसकी बात करते हैं वो नहीं। ग, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति, यानी कि यहाँ पर इंटरप्शन होता है, कभी लाइट आई कभी गई फिर आई गई, तो एक ऊर्जा की अनियमित पूर्ति। तब घ, अविकसित अवसंरचना, यानी हमारे पास कोई एक विशेष ढांचागत तैयारी नहीं है कि हमें इस प्रकार से इसकी काम करना होगा। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं, हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, उच्च कोटि का इस्पात अपने यहाँ मंगाते हैं। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको भारत और चीन दो दिखाई दे रहे होंगे, है ना, कि चीन जो कि है जायंट दिख रहा होगा, रेड कलर का जो हो गए पिलर वो चीन के हैं और जो ब्लू कलर के हैं वो इंडिया के हैं। बात करेंगे अगर 2015 की, तो भारत में उत्पादन केवल 89 मिलियन टन हुआ था, वहीं चीन में देखा जाए तो 803.8 हुआ था। इसी तरह से आप देखेंगे 2017 की बात करें तो भारत में 101.5 मिलियन टन हुआ था, तो वहीं पर चीन में 870.9 मिलियन टन कच्चा इस्पात का उत्पादन हुआ था। 2018 में भारत में 106.5 मिलियन टन कच्चा इस्पात का उत्पादन हुआ था, वहीं चीन में क्या है 928.3, यानी कि इसका लगातार आप देख लेंगे ग्राफ क्या है, बढ़ता जा रहा है ना, हमारा भी कांस्टेंट स्लोली ये इंक्रीज कर रहा है। 2019 की बात करेंगे तो 111 भारत में और 296 चीन में देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे एल्यूमिनियम प्रगलन, यानी नालकों प्रगलन में पट्टी लेप मिल, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक चित्र है, देख रहे होंगे। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन यानी स्मेल्टिंग दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ पर हैं? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग संयंत्र जो हैं आपके उड़ीसा में हैं, वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आपको ये मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर बना हुआ है, ये यहाँ पर स्मेल्टिंग हो रही, यानी कि नालको प्रगालक में पट्टी लेप मिल। प्रगालकों स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर किसका कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रवाह चार्ट 6.8 एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है। अब यहाँ पर प्रवाह चार्ट आप देख लेते हैं, फिर से बात करते हैं। एल्यूमिनियम तथा आयस का अनुपात, अब 4 से 6 टन बॉक्साइट होना चाहिए, फिर उसके बाद 2 टन एल्यूमिना होगा और 1 टन एल्यूमिनियम बनेगा। 4 से 6 टन पहले बॉक्साइट लाएंगे तो उसमें 2 टन एल्यूमिना बनेगा और उसके बाद 1 टन एल्यूमिनियम बनेगा। ठीक है, ये एल्यूमिनियम तथा आयस का अनुपात यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना और 1 टन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उद्योगों में विनिर्माण की प्रक्रिया, अब देखते हैं ये क्या है। बॉक्साइट कच्चा माल, बॉक्साइट खनन जहाँ से आपको परिवहन रेल या समुद्री जहाज से जाएगा, फिर एल्यूमिना लिया जाएगा, बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना गुलन एल्यूमिनियम शोधशाला में होगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा, नंबर 1 पर देखेंगे प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुँचना, फिर शोधशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक होगा, उसका इस्तेमाल होगा, फिर कोयला खान से पिच होगा। फिर क्रायोलाइट एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, उसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम प्रगालक का काम करेगी। और फिर विद्युत यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रगालक में दिया जाएगा, जिसका जो प्रति टन वाट कितना हो जाएगा, 18,600 किलो वाट प्रति टन अयस्क को ये यहाँ पर गलाया जाएगा। इस उद्योग की
स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, एक है नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता, ये यहाँ पर आपको होंगे। अब बात करेंगे हम केमिकल इंडस्ट्रीज की, यानी कि रसायन उद्योगों की। रसायन उद्योग, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसके भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3%। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी। ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे जब इकोनॉमिक की बात करेंगे वहां पर, ठीक है। यह उद्योग ग्रॉस है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। कौन सा? केमिकल इंडस्ट्री। हम 12वें स्थान पर है विश्व में, और एशिया में बात करें तो हम तीसरे स्थान पर हैं। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों के तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक एसिड, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एस, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जन कागज में प्रयुक्त होने वाले से तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल हैं जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयां, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्र के समीप स्थापित हैं। बात करें अब आगे, रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा एक अन्य रसायन उत्पन्न करने जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है, ऐसे उत्पादों की एक सूची आप बनाएंगे। उर्वरक उद्योग यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक यानी मुख्यतः यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक डीएपी तथा अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट व पोटाश शामिल है, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक हैं। आइए अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग निर्माण कार्यों जैसे आप घर बना रहे हो, घर कैसे बनाओगे आप, है ना, कैसे बनाओगे? तो उसके लिए क्या है, आपको जोड़ने के लिए ईंटों को सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सीमेंट उद्योग है। निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में बाजार की उपलब्धता अधिक है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर स्टार मार्क लगाते हैं हम। पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों के में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी उद्योग, ऑटोमोबाइल्स। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। नेक्स्ट उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अब भैया आजकल आप क्या देख रहे हो, आपके पास क्या है, मोबाइल है ना, जहाँ पर आप ये आराम से ऑनलाइन बैठे बैठे क्या कर रहे हो,
पढ़ाई कर रहे हो। तो ये क्या है, ये सारे के सारे सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं इनकी। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखे होंगे HCL रूपनगर में केबल निर्माण, ये क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे फिगर में। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ हैं। इस उद्योग का निर्माण संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। अब बात करेंगे हम औद्योगिक। अब इतना तो आप उद्योग धंधा फैला लिए हो, अब उद्योग धंधा फैलाए हो तो उसको क्या है, रायता फैलाए तो समेटोगी। तो क्या है, यहाँ पर जो उद्योग धंधे आप फैला रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है ना। तो अब हम इस पोल्यूशन की भी बात करेंगे। चलिए आइए, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण नियमनीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा, वायु, एयर, जल, वाटर, भूमि है ना, सॉइल जिसमें भी हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, और ध्वनि, नॉइज। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। वायु प्रदूषण की बात कर लेते हैं। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कण नुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं, है ना। आप आजकल एक वर्ड सुन रहे होंगे, स्मॉग, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पर वायु प्रदूषण के कारण है। ठंडियों में स्मॉग आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा अभी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्ठे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अब आइए बात करते हैं जल प्रदूषण पे। देखो, वायु प्रदूषण से बहुत प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, है ना। जैसे कि जब क्या होगा कि आपके लंग्स में जाकर बहुत सारे पीपीएम आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, आगे के विषय में। तो वहाँ पर पीपीएम होगा, पार्टिकुलेटेड पार्टिकल, है ना। तो यहाँ पर ये PM 2.5 और PM 1, ये सारे के सारे क्या है, हमारे लिए हानिकारक हैं, जो हम नाक से अपने अंदर इनहेल कर जाते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियों के जनक भी हैं। अब बात करेंगे हम जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं। अब हम बात करेंगे जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आज जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई एश, फॉस्फो, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां हैं। क्या होता है कि आप अशुद्ध पानी पी लेते हो तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, है ना। अब बात करते हैं तापीय प्रदूषण की। तापीय प्रदूषण जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, बताइए। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों में कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। कौन कौन से, मृदा व जल दोनों। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक भाव, पैकिंग, लवण, कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, मृदा प्रदूषण में भी आ जाएंगे। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित
कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं हम, तो ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर मानचित्र बना हुआ है। इस मानचित्र में कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिखाए गए हैं कि देखते हैं ये पार्क कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पर आपको एक श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में, मोहाली आपको देखने मिल रहा होगा पंजाब में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, जयपुर कहाँ राजस्थान में, गांधीनगर गुजरात में, इंदौर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 2 दिखाई दे होंगे, मुंबई और पुणे। फिर ये आपको गुवाहाटी मिल रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। फिर कोलकाता यहाँ वेस्ट बंगाल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और हैदराबाद आपको तेलंगाना में मिल जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु। यहाँ पर कर्नाटका में 2 हो जाएंगे, बेंगलुरु और मैसूर, और केरला में तिरुवनंतपुरम। ये सारे के सारे क्या हैं, आपको पार्क दिखाई दे रहे होंगे। कौन से पार्क हैं ये कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। आइए बात करते हैं पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव हैं। ये क्या हो सकता है कि आपके प्रश्नों में आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। हाँ, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नदियों और तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। और यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। ब जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। स जैविक रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जहाँ भूमिगत जल का इस्तेमाल का स्तर कम है, वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटर में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करें। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणी विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरण संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। अब यहाँ पर देखेंगे एक संयंत्र है। कौन सा संयंत्र है? राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया मार्ग। यहाँ पर क्या है? रामागुंडम संयंत्र है। अब भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कारपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है एनटीपीसी। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन है ना, प्रबंध तंत्र ईएमएस 14001 के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। कहाँ से? आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार। ब अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन। स पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। द तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह ऐश पौंड प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। ध सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकी रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। अब आपके सामने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, तो यहाँ पे अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्न से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? आपके सामने ऑप्शन हैं एल्यूमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक और मोटर गाड़ी। इसमें से आपको एक चूज करना होगा। फिर आपके पास प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? क हेल, ग टाटा स्टील, ख सेल और घ एमएनसीसी।
नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? क एल्यूमिनियम प्रगलन, ख सीमेंट, ग कागज, घ स्टील। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग कंप्यूटर आदि संयंत्र दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम प्रगलन, सूचना और प्रौद्योगिकी। दोस्तों धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे इस ऑडियो बुक को जरूर सुने और अल्टीमेट ऑडियो बुक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।